दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, इस समय मार्केट में आईपीओस की धूम मची हुई है। काफी सारे धमाकेदार एसमी और मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओस आ रहे हैं, जिसमें लिस्टिंग डे पर ही काफी अच्छे गेन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अभी काफी सारे ऐसे आईपीओस हैं जो कि अभी मार्केट में लाइंड अप हैं, जिनमें काफी मोटा पैसा बन सकता है। दोस्तों, उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, जिसका आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, ये आईपीओ 25 ऑफ सितंबर को ओपन होगा और दोस्तों कंपनी का नाम है साक्षी मेडिटेक एंड पैनल्स लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में अभी से काफी मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है, जहां प्राइस 97 का डिसाइड किया गया है। 30 का जीएमपी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स भी 30.93% के निकल करके आ रहे हैं। और दोस्तों, सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी काफी बढ़िया चल रहा है, 27,400 रुपीज का। दोस्तों, इशू साइज 45.16 करोड़ का रहने वाला है और जैसा कि हमने बताया कि ये आईपीओ 25 ऑफ सितंबर को ओपन होने वाला है। तो दोस्तों, अभी काफी दिन बाकी है आईपीओ को ओपन होने में, सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने में आईपीओ को। फिर भी काफी मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है। अब दोस्तों, ये डिमांड इतनी मैसिव क्यों निकल करके आ रही है, इसके पीछे का रीजन बताते हैं और उसके लिए दोस्तों कंपनी का डिटेल एनालिसिस और रिव्यू करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बहुत दिनों बाद मैं कहूंगा कि कोई एक ऐसा एसमी कैटेगरी की कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है जिसमें एक्चुअल में वैल्यू निकल करके आ रही है और जो लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। काफी बढ़िया ये कंपनी निकल करके आ रही है। दोस्तों, चलिए इस कंपनी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, रिव्यू में जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल में सिर्फ न्यूज के तरीके से, आपको ऐसा नहीं कि कुछ जानकारी आप तक शेयर कर दी और फिर आपका डिसीजन होगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। इस तरीके से हम जानकारी को प्रोवाइड नहीं कराते। हम हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है आईपीओ से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, वो सभी जानकारी आप तक प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल को कवर करेंगे। इवन कंपनी की प्रोफाइल को डिटेल में समझने के लिए हम कंपनी की वेबसाइट का भी रेफरेंस लेंगे। किस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, किस तरीके के क्लाइंट्स है कंपनी के पास, किस सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है, किन सेक्टर्स को कंपनी कैटर करती है, ये सब कुछ जानेंगे। साथ ही आईपीओ रिलेटेड जो सारी डिटेल्स होने वाली है कि दोस्तों ये आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, अलॉटमेंट की डेट क्या रहने वाली है, प्राइस कितना डिसाइड किया गया है, फेस वैल्यू क्या है, साथ ही लॉट साइज कितने का रहने वाला है, एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए या इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको कितना अमाउंट लगने वाला है, आईपीओ का रिजर्वेशन, प्रमोटर की होल्डिंग और सबसे जरूरी जो डेटा होता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक, इसका डिटेल एनालिसिस। साथ ही की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जानकारी, कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी क्या काम करने वाली है, इसकी जानकारी, कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है और इस वैल्यूएशन के बेसिस पे उसका पीयर कंपैरिजन करना। साथ ही दोस्तों, आईपीओ रिलेटेड जो स्ट्रेंथ वाले फैक्टर है, साथ ही स्ट्रेंथ के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम रिस्क फैक्टर को भी इसी वीडियो में कवर करें। तो ये सारी जानकारी कवर करेंगे, कंपनी के जीएमपी के बारे में जानेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। क्योंकि दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि काफी बढ़िया आईपीओ, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, पर अप्लाई करना है तो किस तरीके से करना है, एसमी कैटेगरी के आईपीओ मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं, ये सारी जानकारी भी इसमें कवर करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, एक और इंफॉर्मेशन है कि चावड़ा, जो कि एक एसमी कैटेगरी का ही आईपीओ था, आज उसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट होने वाला था 8 बजे के बाद और दोस्तों उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। के फिनटेक, जो कि उसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, दोस्तों उसकी ऑफिशियल वेबसाइट kfintech.com में अगर आप जाएं तो आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे चावड़ा इंफ्रा लिमिटेड सिलेक्ट करना है। आप जिस भी एप्लीकेशन नंबर थ्रू, डीमैट अकाउंट थ्रू या फिर पैन नंबर डाल के कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। इस तरीके से आप अलॉटमेंट स्टेटस की जानकारी को निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम ये भी कवर करेंगे कि जितने सारे अभी आईपीओस मार्केट में ओपन है या फिर अभी मार्केट में ओपन होने वाले हैं, अपकमिंग जो आईपीओस हैं, चाहे वो एसमी कैटेगरी के आईपीओ हो, चाहे वो मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओस हो, उनमें से कौन से ऐसे आईपीओस है जिसमें पैसा लगाया जाए, किसे अवॉइड किया जाए, और सारे ही आईपीओस के बारे में ये जानेंगे कि उनका करंट जीएमपी क्या चल रहा है और एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स कितने बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर दोस्तों, ये सारी जानकारी से पहले, जैसा कि आप अभी तक देख रहे होंगे और अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम अपने इस चैनल में सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते ही हैं। साथ ही दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक रिलेटेड एनालिसिस और सारी जानकारी आप तक समय से प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करें, साथ ही लाइक जरूर करें, उस समय काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अभी रात के 1 बजे हुए हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर आईपीओ में अभी रात में डिमांड निकल करके आई है। पहली बार इसका जीएमपी शो हुआ है और जीएमपी में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, कि काफी मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है ग्रे मार्केट में। चलिए अब बिना देरी के इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2001. Sakshi MedTech and Panel Private Limited is engaged in the designing, programming, assembling of electrical control panels and cabinet comprising microcontrollers, programmable logic controllers and SCDA.
तो दोस्तों इस तरीके के जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स होते हैं, साथ ही जो मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जिस तरीके की एक्सरे मशीन्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है, वो सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। साथ ही दोस्तों और भी कई सारे सेक्टर्स को कंपनी कैटर करती है, हम बहुत ही डिटेल में उसका रिव्यू करेंगे। अब दोस्तों एक नया टर्म इसमें आया है जो है SCADA सिस्टम्स। तो चलिए गूगल में चल करके पहले इसे समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो व्हाट डज SCADA स्टैंड्स फॉर? इसका मतलब होता है दोस्तों सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम are used for controlling, monitoring and analyzing industrial devices and processes। तो दोस्तों मेनली जो इंडस्ट्रियल डिवाइसेस एंड प्रोसेसेस होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए जो सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन सिस्टम है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कंपनी करती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके के कंपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मेनली कंपनी जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो चार अलग अलग वर्टिकल्स या सेगमेंट्स में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला इसमें है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स एंड कैबिनेट्स यूज्ड इन एलिवेटर्स, एयर कंप्रेसर्स, द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। अब दोस्तों ईवी व्हीकल्स आज के दौर में दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो सारा मोटो चल रहा है, जितना पैसा, जितने ग्रोथ एस्पेक्ट्स ईवी व्हीकल्स के लिए निकाले जा रहे हैं। अब दोस्तों इस तरीके की जो कंपनी है जो उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, एक्चुअली जिस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज किए जाएंगे चार्जिंग स्टेशंस में, वो पैनल्स अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी उतना ही हाई होगा जितना बाकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो पूरा सेगमेंट है उसका होगा। दोस्तों साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी काम करती है, कितने सेक्टर्स को कंपनी केटर करती है। जैसे आप देख सकते हैं एलिवेटर्स, एयर कंप्रेसर्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, साथ ही ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री है उसको भी कंपनी कैटर करती है। और दोस्तों सबसे एक बहुत ही जो पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए निकल करके आ रहा है कि कंपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को भी जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो प्रोवाइड कराती है। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जिस तरीके के जो एक्सरे सिस्टम वगैरह यूज होते हैं वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब दोस्तों मेक इन इंडिया जो कि गवर्नमेंट की काफी ज्यादा आप कह सकते हैं जोरों शोरों से स्कीम चल रही है ताकि जो अपना खुद का डोमेस्टिक जो पैसा है वो देश में ही बना रहे और देश ग्रो कर पाए। तो दोस्तों उसका जो बहुत एक बेनिफिशियरी सेक्टर है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री रहने वाली है। और उसमें जो भी कंपनीज अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि जो भी कंपनीज मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह बना रही हैं उनमें काफी अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिला है, काफी अच्छी वैल्यू देखने को मिली है। और दोस्तों उनका जो प्राइस है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये कंपनी भी मेडिकल सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसको कैटर करती है, जो कि अपने आप में काफी पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की भी काफी सारी स्कीम्स और पॉलिसीज का भी सपोर्ट कंपनी को मिलता है। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है फैब्रिकेशन वर्क्स फॉर लोकोमोटिव्स एंड फोर्थ पॉइंट है वायर हार्नेस डिवीजन फॉर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल फॉर सप्लाई ऑफ एयर कंप्रेसर इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों एयर कंप्रेसर इंडस्ट्री में भी वायर हार्नेस का यूज किया जाता है, इवन एयरक्राफ्ट वगैरह में भी वायर हार्नेस का यूज किया जाता है। अब जब कंपनी खुद को एक्सपेंड करेगी तो दोस्तों हो सकता है कि आगे और भी ज्यादा तरीके से, मतलब और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स जो कि अभी रीच में नहीं है उनको भी कैटर करती हुई नजर आए। काफी बढ़िया कंपनी का बिजनेस मॉडल निकल करके आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात की जाए तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और कंपनी के पास जो लैंड है जिसको एक्वायर किया हुआ है कंपनी ने वो है अप्रॉक्स 9600 स्क्वायर मीटर का। तो काफी बढ़िया लैंड है कंपनी के पास, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, कंपनी काफी अच्छे बिजनेस में ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज व सेक्टर्स को कंपनी ऑपरेट करती है, कैटर करती है, लोकोमोटिव, हेल्थ केयर, कंप्रेसर, एलिवेटर, एविएशन, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी। तो दोस्तों काफी बढ़िया बिजनेस मॉडल निकल करके आ रहा है। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 4 जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की हमने बात की थी, हेल्थ केयर, कंट्रोल पैनल, वायर हार्नेस, लोकोमोटिव। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री को चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट की भी काफी सारी स्कीम्स हैं, इवन मेक इन इंडिया भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है जो भी कंपनीज हेल्थ केयर या फिर आप कह सकते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सरे मशीन, एक्सरे सिस्टम वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी काम करती है। काफी बढ़िया ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो निकल करके आ रहा है। और एक जो कंपनी होती है अगर वो काफी सारे सेक्टर्स को अगर कैटर कर पा रही है तो उसमें फायदा क्या होता है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट क्यों कर रहा हूं कि बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को कंपनी कैटर करती है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि किसी एक सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा है, मतलब किसी तरीके से कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो बाकी इतने सारे सेक्टर्स हैं जिससे कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकती है। तो इस तरीके की जो कंपनी होती है उनकी ऑर्डर बुक हमेशा भरी हुई ही नजर आती है, जो कि अपने आप में काफी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और साथ ही इस तरीके की कंपनी में रिस्क वाला फैक्टर भी कम हो जाता है। चलिए दोस्तों अब आईपीओ रिलेटेड बाकी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 25 ऑफ सितंबर को ओपन होने वाला है, 27 ऑफ सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। वहीं अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 3 ऑफ अक्टूबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो 4 ऑफ अक्टूबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 5 ऑफ अक्टूबर को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग है दोस्तों वो 6 ऑफ अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों जो 5 PM का जो समय रहता है, कट ऑफ जो टाइम है,
लास्ट दिन जिसमें आपको अप्लाई करना रहता है इस समय से पहले। ये चीज याद रखें, अगर आप एसबा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो 2 बजे से पहले ही अप्लाई करें। उसके बाद कई बार बैंक में इश्यूज आ जाते हैं या फिर कई बार उसको समय ज्यादा लग जाता है, तो वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, आईपीओ एक तरीके से एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाती। तो 2 बजे से पहले अप्लाई करें। साथ ही अगर यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं तो 4:30 बजे से पहले जो है अपने मैंडेट को वेरीफाई जरूर कर लें। यूपीआई आईडी के थ्रू एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको सबमिट करके कंप्लीट जरूर कर लें। 4:30 बजे से पहले यूपीआई के थ्रू, और एसबा से कर रहे हैं तो 2 बजे के पहले अगर आप लास्ट डे अप्लाई कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें 92 टू 97 पर शेयर का प्राइस बैंड है। जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें, चाहे वो मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ हो, चाहे वो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ हो, दोस्तों अगर ओवर सब्सक्राइब होने की उसमें क्षमता है और ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है सब्सक्रिप्शन के टाइम पर, तो दोस्तों हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें। आजकल तो नॉर्मली दोस्तों जितने भी आईपीओ होते हैं सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें और अच्छे आईपीओ में ही अप्लाई करें, सभी में अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। लॉट साइज की बात करें 1200 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। अब दोस्तों हर बार मैं ये चीज रिपीट करता हूं और इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठे कि दोस्तों एसएमई आईपीओ में लॉट में ही ट्रेडिंग होती है, इसमें शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं होती। क्योंकि हर बार जो नए लोग जुड़ते हैं उनके ये डाउट जरूर आते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेरी रेज करते हैं कि इसको किस तरीके से सेल किया जाएगा, सेलिंग में कोई इश्यू तो नहीं आता। अब दोस्तों सेलिंग रिलेटेड जो सारा जो कंफ्यूजन है, जो सारे डाउट्स आपके मन में है, वो अभी अगले 2 मिनट में मैं आपके क्लियर करता हूं। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, एसएमई आईपीओ और मेनलाइन आईपीओ में फर्क क्या होता है। एसएमई आईपीओ का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो कि 100 करोड़ के आसपास के जो मार्केट कैप वाली कंपनी होती है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत आती है। और ये डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म में डिफरेंट एक कैटेगरी के थ्रू लिस्ट होती है। एनएससी में होती है तो एनएससी इमर्ज में होती है, बीएससी एसएमई एक अलग से प्लेटफॉर्म है तो इसमें लिस्ट की जाती है। मेनलाइन आईपीओ से काफी अलग होती है। वहीं दोस्तों जो एसएमई कंपनी के आईपीओ होते हैं, जब आप इसमें अप्लाई करते हैं ना रिटेल कैटेगरी से, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें लॉट में ट्रेडिंग होती है। अब जैसे एक लॉट में 1200 शेयर्स हैं, तो अब 1200 शेयर्स को अगर आप खरीदने जाएंगे और अप्लाई करने जाएंगे रिटेल कैटेगरी से, तो जो अमाउंट आपका लगेगा वो 1 लाख से ज्यादा का होता है हमेशा ही। जो मेनलाइन कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं किसी आईपीओ में रिटेल कैटेगरी से, तो 14 से 15 हजार रुपए लगते हैं। वहीं जो एसएमई कैटेगरी के आईपीओ होते हैं दोस्तों, उसमें 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। अब 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है और एसएमई कैटेगरी की कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, तो कई बार इसमें बायर कम देखने को मिलते हैं। तो जब आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है, मतलब जब लिस्टिंग हो जाती है आईपीओ की, तो कई बार उसमें लगातार लोअर सर्किट लगने लगता है। आईपीओ 90 टू 100% के प्रीमियम में लिस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट लगने लगता है। ऐसा भी होता है कि कई बार अपर सर्किट लगने लगता है, तो लिक्विडिटी का इशू जरूर रहता है, बाय और सेल करने में दिक्कत होता है। तो इसी के लिए दोस्तों कहा जाता है कि एसएमई कैटेगरी के आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें। छोटी कंपनी होती है, बैड सिचुएशंस वगैरह को, क्राइसिस वगैरह को नहीं देखा होता, मंदी के दौर को उतना ज्यादा इन कंपनीज ने नहीं देखा होता। साथ ही अपना जो हार्ड अर्न मनी जो आपने कमाई है उसको इस तरीके की कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अप्लाई करके छोड़ देना, जिसमें रिस्क वाला फैक्टर ज्यादा होता है। इसीलिए लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें। अब लिस्टिंग गेन्स लेने के लिए क्या करना होगा, उससे सेल तो करना होगा। अब मान लीजिए कोई एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ जो 100% की प्रीमियम में लिस्ट हो रहा है, अब अगर लिस्ट हो रहा है और उसमें लोअर सर्किट लग जा रहा है, आप सेल नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स तो आपको मिलेंगे ही नहीं, आप तो उसको बेच ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ विजुअली दिख रहा है, पर आप उससे एक्चुअली आप कह सकते हैं कि कैश फ्लो, मतलब आपके पास वो कैश में रुपीस तो आप कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे। तो इसके लिए क्या होता है कि इसको प्री ओपन मार्केट में सेल किया जाता है। अब प्री ओपन मार्केट में किस तरीके से किसी एसएमई आईपीओ को सेल किया जाता है, इसे समझाने के लिए हमने एक लाइव वीडियो अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल में। दोस्तों आज से लगभग 3 वीक पहले रक्षाबंधन के दिन बोंडाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज का आईपीओ लिस्ट हुआ था 90% के प्रीमियम में, जो मुझे खुद को भी अलॉट हुआ था। 1,08,000 का मुनाफा भी हुआ उस दिन। उसमें मैंने दिखाया किस तरीके से आप अगर जीरोधा का अकाउंट यूज करते हैं तो उस आईपीओ को सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों सिर्फ जीरोधा और अपस्टॉक्स ही ऐसे ब्रोकर फर्म्स हैं, आप कह सकते हैं कि जो प्री ओपन मार्केट में किसी एसएमई आईपीओ को सेल करने का मौका देते हैं। बाकी अगर आपको उनके थ्रू अकाउंट खोलना है तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको जरूर क्लिक करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों एसएमई आईपीओ से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से सेल किया जाता है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें कि एसएमई आईपीओ क्या होता है, क्या फायदे क्या नुकसान। इन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी सिंगल डाउट एसएमई आईपीओ से रिलेटेड रहने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काफी सारे डाउट थे तो उनको क्लियर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वीडियोस में क्लियर करना आसान होता है दोस्तों, क्योंकि हम बता पाते हैं, दिखा पाते हैं। कमेंट्स में उतना ज्यादा डिटेल में समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कई बार हमारे वीडियोस काफी लंबे होते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मैं सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूं और शेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, हमारे एफर्ट को कम से कम अप्रिशिएट करिएगा। दोस्तों अगर टोटल इशू साइज की हम बात करें तो 45.16 करोड़ का इशू रहने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल भी कुछ नहीं है, ये भी एक और पॉजिटिव पॉइंट इस आईपीओ से रिलेटेड निकल करके आ रहा है। इशू टाइप की बात करें, बुक बिल्ड इशू आईपीओ ये रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको एनएसई एसएमई में देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी
एसमी आईपीओ में 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। वहीं जो रिटेल कैटेगरी की मैक्सिमम लिमिट होती है दोस्तों, वो 2 लाख रुपए तक की होती है। तो अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रिटेल कैटेगरी में आएंगे, अमाउंट हो जाएगा 1,16,400 रुपए का। वहीं अगर आप 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, शेयर्स हो जाएंगे 2,400, आप आ जाएंगे एचएनआई कैटेगरी में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी में, और दोस्तों अमाउंट हो जाएगा 2,32,800 रुपीज का। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो मेरे पास डाउट आते हैं कि किस कैटेगरी से अप्लाई किया जाए, किस तरीके से अप्लाई किया जाए, दोस्तों याद रखें, सबसे पहले आपको यह चेक करना है किस आईपीओ में कितना कोटा रिजर्व किया गया है। तो क्यूआईबीज का कोटा इस आईपीओ में 50% का है, एचएनआईज का 15% का है, और रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों एसमी कैटेगरी के आईपीओ में 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, 35% का कोटा भी है रिटेल कैटेगरी में। तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें। एचएनआई कैटेगरी में देख सकते हैं कि 15% का ही कोटा है और 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट जरूर लग रहा है, थोड़े शेयर ज्यादा मिल जाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस कम है। इसीलिए रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो चांसेस रहेंगे वो एचएनआई कैटेगरी से ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स ज्यादा रहेंगे। तो रिटेल कैटेगरी से हमेशा ही लोकेशन जो है, अलॉटमेंट जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर दोस्तों मेनलाइन कैटेगरी की भी बात की जाए तो मेनलाइन कैटेगरी में भी यही स्टैंडर्ड रूल होता है। बस जो एसमी आईपीओ होते हैं उसमें ओल्ड रूल चल रहे हैं सेबी के, और जो मेनलाइन आईपीओ उसमें न्यू अलॉटमेंट रूल्स चल रहे हैं। बाकी उनको डिटेल में देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इस वीडियो में भी कवर कर लेता हूं। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मेनलाइन कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एचएनआई कैटेगरी में भी 2 सब कैटेगरी होती है, बिग एचएनआई कैटेगरी और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। बिग एचएनआई कैटेगरी में 5% का रिजर्वेशन होता है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में बाकी बचा हुआ 10% का होता है। तो दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख का लगभग अमाउंट लगता है, बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख का अमाउंट लगता है। एक चीज जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई कि अगर 10 लाख का अमाउंट से मतलब बिग एचएनआई कैटेगरी में कोई अप्लाई कर रहा है तो उसको जो शेयर्स मिलेंगे वो नॉर्मल एचएनआई कैटेगरी मतलब 2 लाख के शेयर्स ही अलॉट होंगे या 10 लाख के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर कर दूं, आप चाहे बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाएं चाहे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाएं, आपको 2 लाख के जो शेयर्स हैं वही अलॉट किए जाएंगे। चांसेस, क्योंकि बिग एचएनआई कैटेगरी में 10% का रिजर्वेशन होता है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 5% का, तो बिग एचएनआई कैटेगरी में थोड़ा सा ज्यादा होता है। बाकी सबसे ज्यादा चांसेस रिटेल कैटेगरी में होता है। अगर आपके पास 14 से 15 हजार रुपए हैं तो सबसे बढ़िया है मेन लाइन कैटेगरी में, रिटेल कैटेगरी से लगाइए, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईपीओ में जरूर पैसा बनेगा। अब क्या क्या डेटा चेक किया जाता है इस वीडियो के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू आप समझ सकते हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों अब प्रमोटर होल्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्री इशू में प्रमोटर होल्डिंग 100% की थी, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 73.63% की रहने वाली है, जो कि अपने आप में अभी भी काफी डिसेंट फिगर है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो चेक करनी होती है वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स चेक कैसे किए जाते हैं, तो कुछ ये टर्म्स हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, वैल्यूएशन चेक किया जाता है। चलिए उसे भी चेक करते हैं। एसेट्स की बात करें, एसेट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको, अगर आप देख सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें 6,022 लाख से बढ़ करके ऑलमोस्ट डबल होकर के 12,220 लाख का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं मल्टीफोल्ड इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, 220 लाख से बढ़ करके 1,238 लाख का हो गया है। नेटवर्थ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं। वहीं अगर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग को थोड़ा सा कम किया था साल 2022 में, फिर से थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बोरोइंग कंपनी के पास थोड़ी सी ज्यादा है, फिर भी डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा निकल करके नहीं आ रहा, और ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग निकल करके आ रहे हैं, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली ये कंपनी निकल करके आ रही है। पी रेशियो की बात करें 10.18 का है, जिसके लिए हम आगे पीयर कंपैरिजन भी करेंगे। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, की कंपनी अपनी तरफ से जो पैसा डालती है उससे कितना रिटर्न जनरेट करती है, तो वो है 28.57% का। अर्निंग पर शेयर 9.53 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी बढ़िया है, 29.32% का। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो 9.65 टू 10.18 का है, तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। दोस्तों इस सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी या इस सेक्टर में बिलोंग करने वाली बहुत कम कंपनीज हैं, तो इसीलिए इसका पीयर कंपैरिजन करना उतना आसान नहीं है। पर जिस तरीके से इसका पी रेशियो है, काफी रीजनेबल पी पर लेकर के आई है अपने आईपीओ को, तो लिस्टिंग गेन्स के चांसेस अच्छे खासे निकल करके आ रहे हैं। और डेट टू इक्विटी भी बाकी जो एसमी कैटेगरी के आईपीओ हैं उनके मुकाबले काफी कम है। तो फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स में इस कंपनी के काफी बढ़िया मानूंगा, काफी अच्छे निकल करके आ रहे हैं। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी आखिर कंपनी उससे काम क्या करने वाली है। तो कंपनी ने जो पॉइंट दिए उसमें सबसे पहला पॉइंट है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क इन एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस ऑफ फैक्ट्री यूनिट 2, रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन ऑफ द company's outstanding borrowings, funding capital expenditure towards the installation of additional plant and machinery, funding to meet working capital requirements and general corporate purpose। तो दोस्तों कंपनी जो अपने डेट है, जो बोरोइंग है, उसको कम करना चाह रही है, कंपनी एक्सपेंडिचर करना चाह रही है, एक्सपेंड करना चाह रही है, पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रही है। काफी बढ़िया पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं, सही काम के लिए कंपनी आईपीओ को लेकर के आई है। तो दोस्तों काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स तो जरूर बनते हुए नजर आ सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में। अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो हमें हमेशा ही रिफर करना चाहिए, हमेशा ही चेक करना चाहिए। अब दोस्तों होता क्या है कि कंपनी जो डीआरएचपी फाइल करती है सेबी के लिए आईपीओ लाने से पहले, उसको पूरा पढ़ना इतना आसान नहीं होता, 293 पेजेस की होती है, पर उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है कि कंपनी के साथ कौन से बड़े ऐसे रिस्क हैं जो जुड़े हुए हैं। इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, किस तरीके के रिस्क कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक एक कर इसे भी
समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके आ रहा है, और बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू सर्टेन की कस्टमर्स। अब दोस्तों है क्या कि इनके जो टोटल टॉप 5 क्लाइंट्स हैं उनसे ही इनका 93% जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। अब सोचिए इनमें से एक क्लाइंट भी कम होता है और उसमें से 25% का आता है, तो डायरेक्ट फाइनेंशियल में 25% का जो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों काफी एक एडवर्स अफेक्ट कंपनी के फाइनेंशियल में पड़ सकता है अगर कंपनी का एक भी क्लाइंट जो डीलिंग है उसको कट करता है। तो दोस्तों ये काफी बड़ा रिस्क वाला फैक्टर है कि काफी कंसंट्रेटेड बिजनेस है और साथ ही बहुत ही कम क्लाइंट्स कंपनी के पास हैं और कंपनी कुल टोटल मेन 5 क्लाइंट से ही ज्यादातर रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। प्राइसिंग प्रेशर हमेशा ही कंपनी के पास है, क्योंकि दोस्तों मेनली इस तरीके की जो कंपनी होती है उसमें जो मार्जिन लिए जाते हैं, अब इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इतना नया विकास हो रहा है, डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है इस तरीके की टेक्नोलॉजीज में, इस तरीके के इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने में, कि वो जो मार्जिन है उसका भी फर्क पड़ता है। साथ ही दोस्तों कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि अगर कोई और इसका कॉम्पिटिटर है जो कि अगर सस्ते में दे पा रहा है, प्राइसिंग पावर है उसके पास, तो वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट डाल सकती है डिमांड के रूप में इस पर्टिकुलर कंपनी में। वहीं थर्ड पॉइंट निकल करके आ रहा है, वी आर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन द सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स एंड कैबिनेट। तो दोस्तों मेनली इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स और कैबिनेट के थ्रू कंपनी अर्न करती है। वी आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अब दोस्तों इस तरीके का जो बिजनेस होता है उसमें मेनली क्वालिटी को इंश्योर करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, एंड वी मे बी सब्जेक्टेड टू रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट वारंटी। अब दोस्तों इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल रिलेटेड है, तो उनकी क्वालिटी भी अश्योर करनी होती है कंपनी को, साथ ही वारंटी वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ती है, जो मेनली आप देख सकते हैं 12 मंथ्स की होती है। अगर इसमें कोई खराबी होती है तो कंपनी को और अपना पैसा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगाना होता है, जो कि अफेक्ट डाल सकता है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इस तरीके के फाइनेंशियल्स हैं, बहुत खास कोई दिक्कत वाली चीज निकल करके नहीं आ रही, कंपनी मुझे काफी बढ़िया लगती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों सबसे एक और जरूरी चीज होती है जो हमेशा ही चेक करना होता है, जिससे हमें डिमांड का आइडिया लगता है, साथ ही ये भी आइडिया लगता है कितने लिस्टिंग गेन्स कंपनी बना करके दे सकती है, वो है दोस्तों जीएमपी। जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 30.93% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन से आईपीओ ओपन होने में अभी काफी ज्यादा दिन भी बाकी है, तो हो सकता है जब सब्सक्रिप्शन के लिए इशू ओपन हो जाएगा तो और भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आए। अगर डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है 30 से 40-50% या फिर 100% तक अगर जाता है जिस तरीके का फाइनेंशियल निकल करके आ रहा है, तो दोस्तों जरूर अप्लाई करें, काफी मोटा पैसा इसमें बन सकता है। वहीं अगर डिमांड घटती हुई नजर आती है तो दोस्तों अप्लाई ना करें, क्योंकि एसमी कैटेगरी के आईपीओ रिस्क भरे होते हैं, पैसा भी ज्यादा लगता है, और दूसरी बात सिर्फ जीएमपी के आधार पर किसी आईपीओ में अप्लाई ना करें। जीएमपी एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है दोस्तों, वो डिमांड के हिसाब से चलती है, डिमांड बढ़ रही है तो वो बढ़ जाएगी, डिमांड कम है तो वो कम हो जाएगी, इसीलिए एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, सिर्फ इसके आधार पर किसी आईपीओ में अप्लाई ना करें। और जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें खुद की ओन रिसर्च भी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मुझे फॉलो करते हैं तो पूरे वीडियो को देखें, उसके बाद ही खुद के कन्विक्शन के साथ, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका लगना है, लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं अपने पैसे अपने तौर पर लगा रहा हूं, अपनी सोच के हिसाब से लगा रहा हूं, मैं अपनी सोच आपको बता सकता हूं एजुकेशनल पर्पस से। पैसे आपके हैं तो लगाना आपको है, कन्विक्शन आए तो ही अप्लाई कीजिए, लगाइए एसमी आईपीओस में, इग्नोर मत कीजिए, समझिए, उसके बाद पढ़ने के बाद समझने के बाद जरूर अप्लाई कर सकते हैं। गोयल सॉल्ट की बात करें, क्योंकि दोस्तों हम सारे ही आईपीओस का जीएमपी कवर करते हैं तो एक एक करके कवर कर लेते हैं। गोयल सॉल्ट की बात करें 34.21% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। सुनीता टूल्स में 37.93%। वहीं दोस्तों अभी कुछ ऐसे आईपीओज हैं जिसमें डिमांड निकल करके नहीं आ रही, 0% दिखा रहा है, तो उनको अभी इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जिनमें डिमांड है उन्हीं को चेक करें। काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं, सभी के पास जो पैसा है वो लिमिटेड ही होता है। इंस्पायर फिल्म्स काफी बड़ी आईपीओ है 33.90%, साक्षी मेडटेक 30.93%, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 11.76%, मंगलम अलॉयज 31.25%, हाई ग्रीन कार्बन 66.67%। बढ़िया आईपीओ है, अप्लाई कर सकते हैं, कल के दिन ओपन होने जा रहा है। मैक्रो केबल 22.22%, डीजी कोर 58.48%, ये आईपीओ भी काफी बढ़िया है। सिग्नेचर ग्लोबल 8.83, साई सिल्क 6.31, मधुसूदन 78.57%, ये भी आईपीओ बढ़िया है। टेक्नो ग्रीन कल के दिन इसकी क्लोजिंग डेट है, अप्लाई कर सकते हैं। अलग से कम्युनिटी पोस्ट में मैं इसको पोस्ट नहीं करूंगा, आपको अभी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नो ग्रीन 5.81%। यात्रा ऑनलाइन में कोई भी डिमांड नजर नहीं आ रही, आज के दिन ये क्लोज हो चुका है, हो सकता है नेगेटिव में भी लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। मास्टर कंपोनेंट 14.29%। हॉलमार्क ऑप्टो मैकेट्रॉनिक्स जिसने भी अप्लाई किया है काफी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इसका जीएमपी लगातार बढ़ रहा है, कल 25% का था, आज मैसिव सब्सक्रिप्शन जो कि 85.81 टाइम्स का आया क्लोजिंग डे पे, इस बेसिस पे जीएमपी बढ़ गया 52.50% का हो गया। सेलकॉर गैजेट्स 54.35%, बढ़िया आईपीओ था, आज के दिन क्लोजिंग हुई, सब्सक्रिप्शन लास्ट दिन में निकल करके आया 116.33 टाइम्स का। कोडी टेक्नोलैब 18.75%, जैगल प्रीपेड 8.54%, शेमी होटल्स 3.97%, कुंदन एडिफस 17.58%, चावड़ा इंफ्रा 92.31%। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, चावड़ा इंफ्रा का आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। के फिनटेक जो कि इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, उसकी साइट को विजिट करके। ईएमएस आईपीओ 41.71%, कल के दिन इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। दोस्तों मेन लाइन कैटेगरी के जो आईपीओस होते हैं उसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं, लंबे समय में काफी अच्छा पैसा बनता है। पर जो एचएनआईज वगैरह होते हैं, जो क्यूआईबीज मेन होते हैं ना, उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉकिंग एक पीरियड होता है, तो इसीलिए दोस्तों
लॉक इन पीरियड में कई बार उसमें फॉल देखने को मिलता है। तो मेरी राय यही रहती है कि जो भी आईपीओ है उसमें लिस्टिंग गेंस ले, अगर वो बाद में अच्छा परफॉर्म करती है, फंडामेंटल्स लगातार अच्छे रहते हैं, तो दोस्तों उसमें लॉन्ग टर्म के लिए फिर बाद में अप्लाई करें। कुछ परसेंट छूट भी जाए लेकिन कहीं लॉस ना हो जाए, मेनली यही रहता है मेरे खुद के लिए भी और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी। साथ ही दोस्तों यूनी हेल्थ की बात करें तो 12.12% का मैजन वॉल्स बढ़िया एसमी कैटेगरी का आईपीओ था, 91.18% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं। ये आईपीओ कल के दिन लिस्ट होने वाला है। खुद मुझे भी ये आईपीओ अलॉट हुआ है, मैं इसको प्री ओपन मार्केट में सेल करूंगा जीरोधा के डीमेट अकाउंट से। लाइव वीडियो कल के दिन में अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज चेकआउट करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी दोस्तों ये सारे आईपीओ जो मैंने अभी आपको दिखाए, मैं आपको दिखाऊं अपने चैनल में, जो हमने एक डिफरेंट प्लेलिस्ट सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर के कि आप अगर चेकआउट करना चाहें तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे ही जो आईपीओज हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो अगर आप हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमने सारे ही आईपीओज पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। साथ ही दोस्तों प्राज इंडस्ट्रीज इस समय काफी बढ़िया निकल करके आ रही है, बायोफ्यूल मैन्युफैक्चर करती है, और साथ ही जो 12 देशों की अभी जो G20 समिट हुई थी उसमें 12 देशों ने हस्ताक्षर किया है बायोफ्यूल से रिगार्डिंग टर्म पे। अब दोस्तों बायोफ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग की लीडिंग प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर जो है वो प्राज इंडस्ट्री है इंडिया में, तो उससे रिगार्डिंग हमने एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, उस वीडियो को जरूर देखें। आईपीओ रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को रेज करें, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओ, प्लीज लाइक करें, प्लीज लाइक करें, बार बार बोलता हूं। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। जिस भी तरीके के डाउट है स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज इवेंट्स बेसिस पर, प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेरी को रेज करें, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओ। एक बार फिर से बोल रहा हूं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, प्लीज लाइक करके जाएं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, अभी रात में 1 बजने वाला है, इस वीडियो को अपलोड करूंगा 2 से 3 बज जाएंगे, उसके बाद मैं फिर एक और वीडियो कवर करने वाला हूं। प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तू भारतम।